हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज मेरे साथ है मारुति सुजुकी की ब्रेजा VXI CNG वेरिएंट। 4-5 दिन हो गए हैं इसे चलाते हुए और 500 किलोमीटर से ज़्यादा मैं इसे चला चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं इस गाड़ी का एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू और आपको बताऊंगा क्या कमियां हैं गाड़ी के अंदर, क्या खास बातें हैं और आखिर कैसी चलती है ये गाड़ी CNG के अंदर। तो ओवरऑल 2-3 टैंक मैं CNG के भरा चुका हूँ, पेट्रोल पे भी मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। सिटी हो या फिर हाईवे हो, हर जगह मैं इस गाड़ी को टेस्ट कर चुका हूँ। रफ रोड हो या स्मूथ रोड हो, हर जगह इस गाड़ी को चला चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में देते हैं आपको इस गाड़ी का डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने टिपिकल वे में। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। और एंड्रॉइड ऑटो मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ था। बाकी इस गाड़ी का रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं कि ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स है, कैसी है ये गाड़ी, और क्या नेक्सॉन CNG के आ जाने के बाद आपको आज भी ब्रेजा CNG को कंसिडर करना चाहिए या फिर नई लॉन्च नेक्सॉन CNG की तरफ नज़र बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सभी चीज़ों की बात होगी एक एक करके। बट सबसे पहले, क्योंकि टिपिकल वे से स्टार्ट करना, हालांकि फीचर्स इसमें कम है बट अर्गोनॉमिकली वगैरह गाड़ी कैसी है और विजिबिलिटी वगैरह का रिस्पॉन्स आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जैसा कि टिपिकली आपको मेरे रिव्यूज़ में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो दोस्तों, डोर पे आ जाएंगे तो 4 पावर विंडोज, लॉक अनलॉक, अपना मिरर की एडजस्टमेंट और कंट्रोल्स। उसके अलावा क्योंकि ये डुअल फ्यूल कार है तो यहाँ से आप फ्यूल ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेयरिंग पे यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स, राइट साइड में अपना हेडलैम्प लेवर, लेफ्ट साइड में अपना वाइपर लेवर। आगे 2 नॉब्स दे दी गई हैं मीटर के अंदर। उन नॉब्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन टॉगल कर सकते हैं। एक टच स्क्रीन सिस्टम 7 इंच का, जिसमें अभी एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है। नीचे ऑटो AC के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे USB है, क्योंकि इसके अंदर वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आता है, ना कि वायरलेस। ऊपर आप देखेंगे तो कोई कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ओवरऑल अर्गोनॉमिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है गाड़ी के अंदर जो कि आपको परेशान कर सके। ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पे बैलेंस रखी गई हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों, इस टाइम आपको पूरी पॉइंट ऑफ व्यू विजिबिलिटी आ रही है इस गाड़ी की। और आपको हुड भी दिख रहा होगा जितना मुझे दिखाई दे रहा, प्लस आपको ग्लास एरिया भी पूरा दिखाई दे रहा है फ्रंट का। तो विजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो दोस्तों, फ्रंट विजिबिलिटी ठीक ठाक है। बोनट विजिबिलिटी 70 to 80% रहती है, उसके आगे की जजमेंट हमें खुद लगानी पड़ती है। नेक्स्ट, अपने ORVMs की तरफ आ जाए तो शीशा थोड़ा सा गंदा है, पर इसके अंदर विजिबिलिटी के अंदर कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू इस टाइम मुझे इस गाड़ी से मिल पा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने IRVM के ऊपर। तो IRVM भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है और साइज़ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पीछे अगर 2 लोग बैठे हों तो इसके अंदर जो पीछे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, ड्राइविंग पोजीशन और ड्राइवर्स कंफर्ट। तो दोस्तों, बीइंग अ VXI वेरिएंट, इस गाड़ी के अंदर अपनी सीट हाइट एडजस्टमेंट आती है। और सीट में आगे पीछे तो आप हर गाड़ी में, हर वेरिएंट में कर ही सकते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। परेशानी कहाँ आएगी? तो दोस्तों, स्टेयरिंग में। स्टेयरिंग के अंदर सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे ऑफर नहीं करी गई। और जिन लोगों को टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे कमी बन सकती है। उसके बाद ड्राइवर्स कंफर्ट में आ जाती है सीट कंफर्ट। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बाकी चीज़ें ठीक ठाक हैं। और पेडल प्लेसमेंट और फुट रेस्ट वगैरह आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। अब चलते हैं आपको बाकी डिटेल्स की तरफ लेके, जहाँ पे बात करेंगे इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की। क्योंकि CNG गाड़ी कोई भी कंसिडर करता है तो माइलेज के हिसाब से ही करता है, बट पावर में अगर कमी रहेगी तो फिर एक दिक्कत रहने वाली है। तो इस गाड़ी के अंदर क्या एस्पेक्ट है? तो दोस्तों, एक 1.5 लीटर K15C 4 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है, जो कि किसी भी तरह से मैं अंडर पावर्ड नहीं बोल सकता हूँ। मैंने इस गाड़ी को 4 लोग 5 लोग बिठा के भी देखा और ओवरऑल हर तरह से चला के देखा, चाहे हाईवे हो, सिटी हो, खराब रोड हो या फिर अच्छी रोड हो। ओवरऑल पावर के डिपार्टमेंट में किसी तरह से कोई कमी नहीं फील होती है। बट कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको कमी फील होगी। वो क्या है वो आपको बता देता हूँ, बट पहले बताता हूँ कि इंजन की पावर नंबर्स क्या है। तो 87 bhp की पावर
और साथ में 122 Nm का टॉर्क। ओवरऑल अगर देखें, मैं एक बलिनो ओनर हूँ और लगभग उसके थोड़ी सी कम पावर आपको इसमें ऑफर करी जाती है, और टॉर्क की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क इसमें ऑफर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और सीएनजी के चलने में थोड़ा सा फर्क रहता है, इसलिए पेट्रोल की पावर मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद है। बट बीइंग अ सीएनजी यूज़र, पहले सीएनजी चला चुका हूँ मैं 5-6 साल, तो ओवरऑल सीएनजी के हिसाब से पावर वगैरह ठीक ठाक है। पावर की बात हो गई, ड्राइव मोड इसके अंदर कोई आते नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ। तो टिपिकल मारुति का 5 स्पीड मैनुअल सिस्टम इसके अंदर आता है, जो कि एनीवे आपको परेशान नहीं करेगा। और क्लच भी किसी भी तरह से ना हार्ड है ना ही डीप है, नॉर्मल क्लच है बिल्कुल। और गियर स्लॉटिंग वगैरह भी पूरी तरह से आसान रहती है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है। हाँ, एक पॉइंट विजिबिलिटी में मैं आपको बताना भूल गया था। तो दोस्तों, बीइंग अ VXI वेरिएंट, ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए से ऊपर ये कॉस्ट करता है दिल्ली NCR के अंदर ऑन रोड, और कैमरा इस वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। तो रेयर विजिबिलिटी तो आपको उतनी जितनी मिरर से मिलेगी, उसके अलावा आपको सिर्फ रेयर सेंसर्स हैं असिस्ट करने के लिए इन केस ऑफ पार्किंग या किसी टाइट स्पॉट में आपको गाड़ी निकालनी हो। उसके बाद गियरबॉक्स की बात हो गई, तो नेक्स्ट बात करनी ज़रूरी है ब्रेकिंग की। तो दोस्तों, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे ऑफर नहीं करे गए हैं, बट जितनी पावर है, जैसा रिस्पॉन्स है, ओवरऑल कोई खास शिकायत नहीं है मेरे को इस गाड़ी की ब्रेकिंग से। और गाड़ी अगर फुल लोड के साथ भी है तो ठीक ठाक रुक जाती है। उसमें एक तो ब्रेक्स का हाथ है और अगला हाथ आ जाता है टायर्स का। तो टायर्स की प्रोफाइल वगैरह भी सही चुनी है। 215 सेक्शन का टायर है, जो कि एक ठीक ठाक वाइड टायर है एक लोअर वेरिएंट के हिसाब से अगर देखें। बाकी टॉप वेरिएंट्स के अंदर भी इसके अंदर 16 इंच के ही टायर्स आते हैं या व्हील्स आते हैं, तो वहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। बीइंग लोअर वेरिएंट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों, इंजन की बात हो गई, ट्रांसमिशन की बात हो गई और ब्रेकिंग की बात हो गई। अब सीएनजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, माइलेज या रनिंग कॉस्ट हम इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने इस गाड़ी पे आपको 2 माइलेज टेस्ट दिए हैं। लगभग 3-4 दिन से 500 किलोमीटर से ऊपर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, और उन 2 माइलेज टेस्ट में क्या रिस्पॉन्स निकल के आया वो तो आप वहाँ पे जाके देख ही सकते हैं। तो वहाँ वो चीज़ मेंशन नहीं करूँगा, बट उससे अलग एस्पेक्ट्स आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, मारुति क्लेम करता है इस गाड़ी की माइलेज अराउंड 25 kmpl की, और km पर kg एक्चुअली, क्योंकि सीएनजी kg में नापी जाती है ना कि लीटर में। और ओवरऑल 25 की माइलेज निकालना इस गाड़ी से कोई मुश्किल बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा जाम में डेली ट्रैवल करते हैं या फिर आप रफ तरीके से अपनी गाड़ी को चलाते हैं। मैंने क्या अचीव करा, तो मैंने एक वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 30 के आसपास की माइलेज और दूसरी वीडियो के अंदर 35 के आसपास 36 के आसपास की माइलेज इस गाड़ी से अचीव करी। बाकी दोस्तों, दोनों वीडियोस में क्या फ़र्क है और क्यों इतना डिफरेंस आ गया 5 किलोमीटर पर kg का, ये तो आपको वो दोनों वीडियोस देख के ही पता लगेगा। और रनिंग कॉस्ट की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों एनीवेयर बिटवीन 2.5 से 3.5 रुपये आपको रनिंग कॉस्ट पड़ती है इस गाड़ी की। और अगर इसे पेट्रोल इंजन से कंपेयर किया जाए, तो पेट्रोल में ये गाड़ी जनरल अगर बात करें तो 14 से 16 की माइलेज आपको ऑफर करती है, और वो 6 रुपये किलोमीटर हो जाती है। तो यानी कि डबल द रनिंग कॉस्ट हो जाती है। तो 2.5 से 3.5 रुपये में अगर आप एक ब्रेजा चला पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इन्हीं की जो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड वगैरह भी आती है, उस हिसाब से अगर आपको सीएनजी भरवाने से कोई शिकायत नहीं है या सीएनजी की पावर डिलीवरी से कोई शिकायत नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी पे अपनी नज़र बना सकते हैं और कहीं ना कहीं 10-1 लाख रुपए या 8 लाख रुपए अपने बचा सकते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ एस्पेक्ट है अगर रनिंग कॉस्ट, माइलेज या रेंज की बात करें। बाकी रेंज एक बार आपको बता देता हूँ, तो 6 से 8 किलो गैस इस गाड़ी के अंदर आती है, और इतनी गैस के अंदर अगर हम 25 के हिसाब से भी माइलेज लगाएं तो 150 से 200 किलोमीटर तो ये आराम से फुल टैंक ऑफ सीएनजी में चल जाती है। और उसके अलावा बायोफ्यूल ऑप्शन है, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि आपको सिर्फ सीएनजी पे ही चलना है। अगर आप कहीं जल्दी में और आपकी सीएनजी खत्म है या हाईवेज वगैरह पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप इजीली विद टच ऑफ अ बटन इस गाड़ी को पेट्रोल पे स्विच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और एस्पेक्ट्स की तरफ जो कि हैं कंफर्ट रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों, 10 से 12 लाख रुपए की अगर हम गाड़ी ले रहे हैं, काफ़ी लोग डेली ऑफिस ट्रैवल के लिए ले रहे हैं, काफ़ी लोग के घर और भी गाड़ियां हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर ये शायद एक पहली गाड़ी रहे या फिर उनकी प्राइमरी या फिर वन एंड ओनली गाड़ी रहे।
आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कि ब्रेजा सीएनजी किसी के घर की एक इकलौती गाड़ी हो, या वो पुरानी गाड़ी बेच के ब्रेजा सीएनजी पे अपग्रेड कर रहा हो। तो उस केस में फैमिली का हर बंदा इसी गाड़ी में ट्रैवल करेगा, हर एज का बंदा, लेडीज भी, जेंट्स भी, हर कोई। तो उस हिसाब से कंफर्ट का एस्पेक्ट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12 लाख कोई ऐसी रेंज नहीं है जो कि आप इजीली खरीद दें एक गाड़ी पे बिना कोई एस्पेक्ट को जाने। तो इस गाड़ी के अंदर क्या एस्पेक्ट है? तो दोस्तों स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आ रहे हैं और रोड्स भी कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं गाड़ी ट्यून्ड है कंफर्ट के हिसाब से, और कंफर्ट का प्राइमरी पार्ट होता है टायर्स। तो टायर्स से ठीक ठाक कंफर्ट देखने को मिलता है, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। सस्पेंशन सेटअप भी कंफर्ट की साइड ही रखा गया है, वहाँ भी कोई शिकायत नहीं है। बट शिकायत है एक जगह मुझे, जो कि है एनवीएच लेवल्स। अब दोस्तों 11-12 लाख रुपए की कई सारी गाड़ियां मैंने चला रखी हैं, ऑल दो वो इतनी फ्यूल एफिशिएंट, इतनी कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होती है, उनकी रनिंग कॉस्ट इतनी कम नहीं होती है, पेट्रोल गाड़ी हमेशा महंगी चलती है। बट एनवीएच लेवल्स के मामले में हमेशा एक पेट्रोल गाड़ी बेहतर रहती है। तो वहाँ पे एक थोड़ी सी शिकायत है। उसके अलावा ये जो सीट्स आप देख रहे हैं, फैब्रिक सीट्स आती हैं इस गाड़ी के अंदर। बट फैब्रिक सीट्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं कंफर्ट में मेरे को थोड़ा सा इशू लगा, ये कंफर्ट और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ऑल दो मैंने इससे पहले टॉप एंड वेरिएंट भी इसका टेस्ट करा हुआ है आपके लिए ऑटोमेटिक के अंदर, तो वहाँ पे ये कंफर्ट की शिकायत उतनी ज़्यादा मुझे नहीं थी। थोड़ी सी अंडर थाई सपोर्ट की कमी है, उसके अलावा गाड़ी ठीक ठाक है, आपको बहुत ज़्यादा शिकायत का मौका ये गाड़ी नहीं देती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनग्रेस आउटग्रेस कैसा है गाड़ी का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फैमिली में हर कोई इसी गाड़ी को यूज़ करेगा, या हो सकता है ये घर की वन एंड ओनली कार हो। तो दोस्तों इनग्रेस आउटग्रेस में किसी को कोई शिकायत नहीं आने वाली है, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और ओवरऑल इनग्रेस आउटग्रेस एकदम ईजी है इस गाड़ी का। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो अभी आपने देखा मैंने टर्न लिया, टर्निंग रेडियस हो या स्टेयरिंग रिस्पॉन्स हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी एनवीएच लेवल्स को डिवाइड करके अगर आपको बताऊं तो दोस्तों जब मैंने हाईवे वगैरह पे इस गाड़ी को चलाया तो नॉइज़, मेरे को टायर नॉइज़ देखने को मिली, हल्की फुल्की विंड नॉइज़ यहाँ से कटती है मिरर साइड से। और उसके अलावा वाइब्रेशन की अगर बात करें तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बिना रेस के अगर इस गाड़ी को पिकअप करते हैं फर्स्ट गियर पे या रिवर्स पे, तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन फील होती है। हार्शनेस इस गाड़ी के अंदर नहीं है। तो अगर आप इस गाड़ी को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूंगा कि एक बार नेक्सॉन को भी देख के आएँ, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड या बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट टाटा ऑफर कर रहा है। 3 सिलेंडर इंजन है, भले ही टर्बो ज़रूर है उसके अंदर, तो पावर एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको देगी, क्योंकि टर्बो स्पूल होता है उस गाड़ी के अंदर। बट ओवरऑल रिलायबिलिटी के हिसाब से देखें या माइलेज के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से आज भी मारुति ही विनर निकल के आएगा। प्लस स्पेस वगैरह के एस्पेक्ट में भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं बूट स्पेस तो ज़रूर टाटा ने अपने ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर कर दी है। बट केबिन स्पेस की अगर बात करें, जहाँ पे आपने बैठना है या आपकी फैमिली ने बैठना, तो वहाँ पे आज भी कहीं ना कहीं ब्रेजा ही एक विनर निकल के आती है। अब ये एस्पेक्ट आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि नेक्सॉन आ गई है, और नेक्सॉन इसका प्राइमरी राइवल है। वो सेम प्राइस में आपको इससे थोड़े ज़्यादा प्रीमियम लुक्स और थोड़े ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करा देती है। बट कहीं ना कहीं कंफर्ट वगैरह जैसी चीज़ें, माइलेज वगैरह जैसी चीज़ें या रिलायबिलिटी जैसी चीज़ें आप खरीद नहीं सकते, बाद में इंस्टॉल नहीं कर सकते। फीचर्स की जहाँ तक बात है तो इन केस आपको ये म्यूज़िक सिस्टम नहीं पसंद आ रहा है तो आप आफ्टर मार्केट जाके बड़ा म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हैं। इन केस आप एम्बिएंट लाइट चाहते हैं अपनी गाड़ी में, वो लगवा सकते हैं। इन केस आपको स्पीकर्स नहीं पसंद आ रहे हैं, आप वो चेंज करा सकते हैं। स्टेयरिंग में लेदर रैपिंग वगैरह जैसे यहाँ पे भी मेरे फ्रेंड की गाड़ी है और इसमें हुई हुई है, तो ये कुछ चीज़ें आप करा सकते हैं। बट जो चीज़ें मैंने पहले बताई माइलेज वगैरह की और रिलायबिलिटी की, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल रहता है टाटा के साथ। प्लस सर्विस, तो टाटा की सर्विस के तो सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि टाटा उतनी अच्छी सर्विस कभी भी प्रोवाइड नहीं करा पाता है अपने कस्टमर्स को। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है अगर आप इन दोनों में से कोई एक सीएनजी गाड़ी अपने घर लाने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन देता है मारुति, ग्रैंड विटारा सीएनजी, जो कि इससे थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा सा महंगा है। हालांकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलाया, बट हल्का फुल्का चलाया। तो मेरा ऐसा एस्पेक्ट है और मेरा ऐसा मानना है कि इन केस आप ग्रैंड विटारा सीएनजी भी देख रहे हैं तो भी आपके लिए ब्रेजा एक बेहतर ऑप्शन, बेहतर प्रोडक्ट निकल के आने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ?
तो दोस्तों वो गाड़ी बड़ी ज़रूर है, बट ओवरऑल कंफर्ट लेवल्स वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ पे वो चीज़ मेरे को ग्रैंड विटारा से बेहतर लगती है। अब ये किसी के पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, या अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक बार ब्रेजा सीएनजी और ग्रैंड विटारा सीएनजी दोनों एक साथ चला के देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हो जाएगा जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। उसके अलावा बात करें प्राइस रेंज की और वेरिएंट्स की, तो 3 वेरिएंट्स में ऑफर करी जाती है ब्रेजा सीएनजी, एलएक्सआई, वीएक्सआई और जेडएक्सआई। तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जो आपका बजट अलाउ करे आप उस हिसाब से ब्रेजा का वेरिएंट चुन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एंगल चेंज कर दिया और गाड़ी को ले लिया हॉल्ट पे। एक बार आपको पावर, पिकअप और परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, साथ ही आप एनवीएच लेवल्स भी फील कर सकते हैं। एसी को मैंने ऑफ कर दिया ताकि एसी की नॉइज से आपको उतना ज़्यादा परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। 4000 आरपीएम, फिर से 4000 आरपीएम, फिर से 4000 आरपीएम, और ये 100 की स्पीड अचीव हो जाती है 4th गियर में। अब एसी को वापस से ऑन कर देते हैं, और 0 to 100 वगैरह नहीं दिखाना चाह रहा था, बस आपको इतना दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से ये गाड़ी पिक करती है और किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। बीइंग अ सीएनजी कार, कोई खास शिकायत नहीं है मुझे इसकी परफॉर्मेंस से। और नेक्स्ट बात आ जाती है, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है। तो दोस्तों स्टीयरिंग रिस्पॉन्स टिपिकल मारुति के जैसे स्टीयरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मारुति ऑफर करता है, और इसके अंदर कोई खास शिकायत नहीं है। हाई स्पीड्स पे ये वेट अटेन कर लेता है। और ओवरऑल अगर टर्निंग रेडियस वगैरह की भी बात करें तो टर्निंग रेडियस थोड़ा सा हाई है, बट इतना काम चल जाता है क्योंकि एसयूवीज के अंदर आपको कमांडिंग पोजीशन मिलती है। तो ओवरऑल उस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। अब एक एसयूवी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो होता है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो दोस्तों जब मैंने इसे 4 लोग 5 लोग बिठा के चलाया, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स अपनी ग्राउंड क्लियरेंस को बताते हैं अनलेडन, जो कि इस गाड़ी की बताई गई है 198 mm। बट ओवरऑल अगर एस्पेक्ट के हिसाब से बताऊं जो मैंने नोट करा, तो अगर 5 लोग और आप उनका लगेज भी लोड कर देते हैं गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ी सी बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि टच होती है, गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह भी बेहतर हो जाती है। बट इन केस आप ज़्यादा रफ पैच पे जाएं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं नीचे से स्क्रैप हो सकती है, अगर ये गाड़ी फुली लोडेड है। अगर गाड़ी लोडेड नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। और नेक्स्ट बात की तरफ चलें तो वो है दोस्तों हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी, और साथ ही बात करेंगे बॉडी रोल की। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें सस्पेंशन वगैरह से रिलेटेड है, और सस्पेंशन मैंने आपको इसका बता दिया कि कंफर्ट की तरह ट्यून किया गया, कंफर्ट के हिसाब से ट्यून किया गया। तो दोस्तों हैंडलिंग का क्या रिस्पॉन्स है, तो ओवरऑल दोस्तों एक सीएनजी गाड़ी कभी भी आप बहुत ज़्यादा रफ तरीके से नहीं चलाएंगे। इन केस आपको इमरजेंसी और आपको गाड़ी भगानी है, कहीं जल्दी पहुंचना है, तो उस केस में तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभार की बात और होती है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चलाने के शौकीन हैं तो आपको इस गाड़ी की हैंडलिंग उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। बट दोस्तों जो नॉर्मली गाड़ी को चलाना चाहता है, एक सीएनजी गाड़ी एक एवरेज के हिसाब से ले रहा है या अपनी डेली रनिंग के हिसाब से ले रहा है, तो उस बंदे को इस गाड़ी से कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब यहाँ पे किस पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों हैंडलिंग में कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, और ओवरऑल अगर बात करी जाए तो हाई स्पीड टर्न्स वगैरह में, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई रहती है, ग्राउंड क्लियरेंस हाई है, और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार है, तो हाई स्पीड टर्न्स वगैरह में आपको थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी फील हो सकती है। तो दोस्तों जनरली दिल्ली एनसीआर के आसपास जितने हाईवेज हैं उनकी परमिसिबल स्पीड लिमिट है 120 की। बट क्योंकि ये गाड़ी कंपनी से नहीं आई, मेरे फ्रेंड की कार है, और जनरली जब भी हम एक ओनर के पर्सपेक्टिव से देखें या एक बायर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें ये जानना होता है कि गाड़ी 120 नहीं 130-40 पे कैसा चलती है। क्योंकि हाईवे पे जनरली, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप 130-40 पे गाड़ी को चलाएं, बट ओवरटेकिंग वगैरह के एस्पेक्ट में डेफिनेटली आप स्पीड बढ़ाएंगे तभी आप नेक्स्ट गाड़ी को ओवरटेक कर पाएंगे। तो इन केस आप 130-40 भी जाते हैं तो गाड़ी स्टेबल रहती है और वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आती। और एक बार मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसमें सडन या पैनिक ब्रेकिंग जैसे बोला जाता है वो भी करके देखी, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत खास नहीं आई मेरे को। गाड़ी ठीक ठाक डिस्टेंस लेती है बट रुक जाती है, और ओवरऑल
मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाकी नोज डाइव वगैरह भी इसके अंदर नहीं है। अब लास्ट एस्पेक्ट रह गया अपना बॉडी रोल का। तो बॉडी रोल की अगर बात करें तो दोस्तों बॉडी रोल आपको फील होगा, बट वही हाई स्पीड टर्न्स पे फील होगा। ऐसा नहीं है कि डेली लाइफ में या डेली ड्राइविंग में ये गाड़ी आपको बॉडी रोल फील कराती रहेगी। और दोस्तों मेरी एक और सजेशन है आप लोगों से कि चलिए ग्रैंड विटारा और नेक्सॉन से कंपेयर करके मैंने आपको इस गाड़ी को बता दिया, बट एक गाड़ी लॉन्च हुई थी जो कि बलिनो के नीचे है, सॉरी बलिनो के ऊपर है और ब्रेजा के नीचे है। आप समझ गए होंगे किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अभी रॉन्ग साइड चल रही थी वो गाड़ी, मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। तो दोस्तों फ्रॉन्क्स से कंपैरिजन इसका थोड़ा सा जरूर बनता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर बात करें और बलिनो की बात करें तो इनके बीच में फ्रॉन्क्स आती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है, बाय चांस की बात है, कि आप फ्रॉन्क्स और ब्रेजा के बीच में कंफ्यूज हो। तो वहां पे क्लैरिटी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फ्रॉन्क्स इससे बेहतर आपको माइलेज ऑफर करेगी, क्योंकि वो 1200 सीसी के इंजन के साथ आती है। प्लस ओवरऑल रिस्पॉन्स जो रहने वाला है, पावर के हिसाब से देखें या डायनामिक्स के हिसाब से देखें, तो पावरफुल आपको ये ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि ये 1500 सीसी इंजन के साथ आती है। बट क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, प्लस एक प्रॉपर एसयूवी स्टैंड के साथ वो गाड़ी नहीं आती है, थोड़ी सी ज़्यादा एरोडायनामिक है एवर्ड से, तो वहाँ पे आपको हैंडलिंग वगैरह, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह इससे थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि जो भी गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं, मेरे या किसी भी और के रिव्यू के हिसाब से ना लें, बल्कि आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए हमेशा अपनी टेस्ट ड्राइव के आधार पर। इन केस आप ऐसे बायर हैं, फर्स्ट टाइम बायर हैं, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती है या गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपकी फैमिली में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसे पूरा एक्सपीरियंस होगा गाड़ी चलाने का और गाड़ियों की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी, क्योंकि जहाँ कोई 5-10 साल गाड़ी चला लेता है तो थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाता है। तो अगर आप खुद नहीं चला पा रहे हैं तो फैमिली के उस मेंबर से चलवा के ज़रूर सलाह ले लें और खुद हर सीट पर बैठ के एक्सपीरियंस करें गाड़ी को, चाहे वो ड्राइविंग सीट हो। अगर आपको नहीं आती है कोई बात नहीं, पैसेंजर सीट और पीछे तो आप बैठ के देख ही सकते हैं। बाकी दोस्तों कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसी लगी हमारी ये वीडियो, लिखिए कमेंट्स में। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।